नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में क्विक नॉलेज 24/7। और इसमें हम आपको जीके जीएस कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन से रिलेटेड टॉपिक क्लियर कराते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है जो हमारी पृथ्वी का जो संरचना है, जो बनावट है, उसमें हम कौन कौन सी परतों से बना है और इसके जो खोजकर्ता कौन है इसके बारे में जानेंगे। यानी कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे और इसकी जो परतें हैं जिसमें हमारा भूप्रपटी है, मेंटल है और इसके बाद केंद्र है, इसके भी कितने भाग में बांटे गए हैं, खोजकर्ता कौन थे, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इस सेशन को। तो पृथ्वी का आंतरिक संरचना, हालांकि हमें अभी तक अनुमान ही लगा पाए हैं कि इसके अंदर में क्या क्या पाया जाता है और किस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर है। उस हिसाब से मैंने आपको पहले सेशन में भी बता दिया कि हमारी जो पृथ्वी है वो किस टाइप की बनी हुई है, इसकी संरचना कैसी है और किन्होंने इसके बारे में किस प्रकार का बताया है। तो चलिए उस पर हम थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। जो हमारी पृथ्वी की जो बनावट है वो पाइथागोरस महोदय है, उन्होंने बताया था कि ये बिल्कुल वृत्ताकार है और इसकी जो संरचना है वो पूरी गोलाकार होते हुए भी आसमान में स्वतंत्र रूप से मतलब घूम रही है। दूसरा हमारे जो ये इन्होंने बताया, पाइथागोरस महोदय ने इसे बताया कि यह बिल्कुल राउंड शेप में है, गोलाकार है और ये आसमान में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है। दूसरा आए हमारे आइजैक न्यूटन साहब, जिन्होंने सेब का, जैसे आपने सुना होगा कि हमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो जानकारी दी न्यूटन महोदय ने बताया था, तो उसी ने बाद में अपने थोड़ा सा सिद्धांत में बदलाव करते हुए अपने मतलब पृथ्वी के जो संरचना है उसके बारे में उन्होंने बताया कि यह पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं, यानी पाइथागोरस के सिद्धांत को खारिज करते हुए उन्होंने बताया कि यह थोड़ा ऊपर और नीचे से दबा हुआ है और यह संतरे के आकार यानी नारंगी बोल सकते हैं, नारंगी के आकार की बनी है। तो ये किन्होंने बताया? ये बताए आइजैक न्यूटन साहब ने। आइजैक न्यूटन ये महोदय ने बताया कि यह क्या है, थोड़ा सा ऊपर से और नीचे से चपटा जैसा है, यानी कि नारंगी के समान है। ये आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा दबा हुआ है। तो न्यूटन जी ने बताया ये हमारा कि ऊपर और नीचे से थोड़ा दबा हुआ है और वो लगभग संतरे के, यानी कि ये आप देख रहे होंगे इस प्रकार का इन्होंने बताया, ऊपर से और नीचे से ये दबा हुआ है और इसके स्ट्रक्चर बिल्कुल नारंगी के जैसा बताया। पर इनके बाद आए और इनके सिद्धांत को खारिज करते हुए जेम्स जीन महोदय हैं, जेम्स जीन। इन्होंने इसे ना नारंगी की तरह बताया और ना ही इन्होंने बताया कि यह बिल्कुल पूर्ण रूप से गोलाकार है, जबकि इन्होंने यह बताया कि यह थोड़ा नाशपाती के जैसा है, यानी ऊपर और नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ये टेढ़ा मेढ़ा है, यानी इन्होंने नाशपाती के समान है। तो इस प्रकार हमारी जो पृथ्वी की स्ट्रक्चर के ऊपर कई तरह के जैसे मतभेद है, विवाद है, उस तरह से हमारे आंतरिक संरचना के बारे में भी कई तरह की जानकारियां प्राप्त हुई है, लेकिन वो भी पूरी रूप से मतलब बताने में हमें असमर्थ है कि ये अंदरूनी भाग इसकी किस प्रकार की बनी है। पर कुछ प्राकृतिक या बोल सकते हैं अप्राकृतिक या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम इसके गणना करते हैं कि इसकी जो है बनावट किस प्रकार की है। तो हम इसे देख लेते हैं और आपको हम ये बता दें कि इसमें हमें अभी तक यह जानकारी जो मिली है वह सिर्फ काल्पनिक रूप से हमने सिर्फ अनुभव किया है कि आंतरिक संरचना इसकी किस प्रकार है, यानी इसके अंदर में हम अभी तक देखना संभव नहीं हो पाया है। तो अगर हम ग्लोब यानी जो हमारा पृथ्वी है उसका स्ट्रक्चर अगर हम ये बना लें तो इसमें हम थोड़ा क्रॉप करके यानी काट के इसमें ना इतनी भाग निकाल लेते हैं। ये सेंटर पे है हमारा, इस भाग को हम निकाल के स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि हमें आंतरिक भाग तक पहुंचना है। तो इसको ऐसे बताने में थोड़ा दिक्कत आएगी, तो मैं इसे अभी त्रिभुजाकार में कट करके आपको मैं दिखाता हूं। तो ये हमारी संरचना है जो
अगर काटा जाए तो काट के निकालने के बाद ऐसा बनेगा। और इसके जो मूल आधार की बात करें तो मूल आधार इसमें 3 रूप से इसे बांटा गया है। पहला ऊपरी भाग जिसे हम भूपरपटी कहते हैं, भूपरपटी, जिसे अंग्रेजी में क्रस्ट। नीचे का जो भाग है, इसके बीच वाला भाग को हम लोग बोलेंगे प्रवार, इसे इंग्लिश में बोलेंगे मेंटल। और नीचे के जो भाग है उसे बोलेंगे हम केंद्र, और इसे बोलेंगे हम इंग्लिश में हमारा केंद्रक यानी कोर। अब इसे हम बनावट के हिसाब से जिन्होंने ये बताया कि हमें 3 भाग में बांटते हुए अलग अलग स्थितियां दर्शाई कि ऊपर के भाग भूपरपटी, नीचे प्रवार और नीचे सबसे लास्ट का जो है वो केंद्र है, ये बताने वाले हैं सबसे पहले वैज्ञानिक स्विस भूगोलवेत्ता हैं जो ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। ऑस्ट्रिया के महान खगोलवेत्ता हैं, इनका नाम है स्विस। इन्होंने ही ये चीजों के बारे में बताया कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना भिन्न भिन्न तरह के परतों से बना है, यानी इसको बोल सकते हैं सकेंद्री परतें। ये जो परतें हैं अलग अलग टाइप की, इसे हम सकेंद्री परतें बोलते हैं क्योंकि ये अलग अलग टाइप की परतों से मिलकर बना है। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें कि इस भूपरपटी और जैसे भूपरपटी के बाद हमारे पास जो प्रवार यानी कि मेंटल का जो भाग आता है वो अचानक से शुरू नहीं होता, इसके बीच में एक लेयर देख रहे हैं। तो इस प्रकार ये लेयर का जो डिफाइन किया है ये स्विस महोदय ने सबसे पहली बार किया है। और इसके भी भाग में भी कुछ अचानक से परिवर्तन ना होकर बीच में भी एक लाइनिंग काल्पनिक रूप से बता सकते हैं कि अंदर में जो बनावटें हैं उसके हिसाब से इसे भी अलग अलग किया गया है। तो उसको हम आगे इसी में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि भूपरपटी क्या है, प्रवार क्या है, केंद्रक क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। पहला हम ये जान लेते हैं कि हमारे धरातल पे जो हम अभी देख रहे हैं बना हुआ ये भूपरपटी का एरिया, इसमें कुछ भाग धंसा हुआ है। तो जो भाग धंसा हुआ है ये तो मतलब समुद्री या अपने महासागरीय क्षेत्र है, और जो उठा हुआ भाग है वो पर्वतीय क्षेत्र है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि भूपरपटी की भी कोई एक मतलब प्रॉपर मतलब मोटाई का वो अनुमान लगाना संभव नहीं है कि ये कितना मोटा है। अगर पहाड़ी क्षेत्र में चले जाए और यहाँ से नापे तो इसकी ऊंचाई और गहराई के में बहुत अंतर आ जाएगा और यहाँ की तुलना में ये बहुत ज्यादा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि पर्वतीय मैदानी भाग और महासागरीय भाग में भूपरपटी का बनावट अलग अलग टाइप की है। तो अभी हम भूपरपटी से शुरू करते हैं जिसे हम इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं कि अभी जो ये गहराई जो देखी गई है वो किस तरह से हमें अनुमान लगाया गया है। तो ये अनुमान लगाने का रीजन है हमारे जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बोल सकते हैं कि हम इसमें अनुमान लगाए हैं। तो प्रत्यक्ष रूप में जो हमारे पास आते हैं वो क्या क्या आते हैं वो देख लीजिए। प्रत्यक्ष रूप से जो है वो हमारे पास ज्वालामुखी, भूकंप, उसके बाद आता है आपका ड्रिलिंग, खनन। ये इसे आंतरिक भाग में जाकर पता करने का एक माध्यम है। अब अगर ज्वालामुखी की बात करें तो ये हमारे लगभग 60 किलोमीटर गहराई के अंदर में ही ज्वालामुखी का फटना शुरू हो जाता है, उसके नीचे का हमें इसके बारे में भी पता नहीं चलता है। वही भूकंप की बात करें तो भूकंप यानी सिस्मोग्राफ या सिस्मोलॉजी के तहत हमें जो जानकारी मिलती है वो हम इसके आंतरिक भाग का अनुमान लगा पाए हैं। इसके तहत हमें ये पता चला है कि लगभग पृथ्वी की गहराई कितनी है, इसके अंदर की जो व्यास है, त्रिज्या है वो कितनी है, और इसके अंदर में जो पाई जाने वाली वस्तुएं यानी धातुएं तो वो कौन कौन सी हो सकती है, वो किस अवस्था में है, ठोस है, द्रव है, लिक्विड है, इस वस्तु के मतलब स्थिति के बारे में अंदर में
मेन रूप से भूकंप से ही हमें पता चल पाता है। ड्रिलिंग की अगर बात करें, यानी इसके अंदर में खुदाई की बात करें, जो जैसे हम लोग घर पे हैंडपंप के लिए जो बोरवेल करते हैं, बोरिंग करते हैं, उससे हमें ड्रिलिंग के जैसा ही एक नमूना है। ये जो ड्रिलिंग की जो मतलब करने की जो किया गया है, वो आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे ऊपर में पड़ता है, आर्कटिक महासागरों में एक जगह है, एक मतलब स्थल भाग है, जो प्रायद्वीपीय भाग है, जिसको बोलते हैं कोल भाग है, जो आर्कटिक महासागर के पास पड़ता है। यह नॉर्वे के पास है, नॉर्वे के, और ये नजदीक में ही पड़ता है कोल। ये जगह है जिसका नाम है, मतलब ये यहाँ पे ड्रिलिंग की गई है, वो इसलिए किया गया है कि यहाँ पे आपको नजदीक पड़ेगा, सेंटर में जाने में नजदीक पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो पोल है, वहां पे हमें आसानी से मतलब नजदीक में पहुंचने में आसानी होती है। इसीलिए हम आर्कटिक महासागर के पास एक जगह है जिसका कोल बोलते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जो कि नॉर्वे के पास पड़ता है। यहां से हमने इसके अंदर में वो भी कितना 12 किलोमीटर, लगभग 12.2 किलोमीटर के अंदर ही हम खुदाई कर पाए हैं ये ड्रिलिंग के माध्यम से। यानी ड्रिलिंग भी हम पूरी तरह से अंदर में नहीं पहुंच पाए हैं। खनन में हम जान लेते हैं, खनन जो सबसे अधिक गहरा मतलब खनन जो केंद्र है वो है दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका में जगह का नाम है पुनिंग जगह है। यहां हम लगभग 4 किलोमीटर के आसपास हम इसके अंदर में खनन कर पाए हैं, और यह एक गोल्ड माइन है, मतलब सोने का खदान। यह एक गोल्ड माइन है, और ये हम सबसे अधिक जो इसकी गहराई कितना खोद पाए हैं, दक्षिणी अफ्रीका में एक पोनिंग जगह है जहां पे हम 4 किलोमीटर अंदर ही जा पाए हैं। उसके बाद दूसरा, अगर हम इंडिया की बात करें, भारत में, तो भारत में आपने एक मूवी देखी होगी KGF, यानी कोलार कोल फील्ड। तो यह कोलार एक जगह है जो कि कर्नाटका में पड़ता है, और यह लगभग 3.3 किलोमीटर, यानी कि कर्नाटका के कोलार क्षेत्र जो है ये भी गोल्ड माइन है, मतलब सोने की खदान है, और ये 3.3 किलोमीटर ही खोद पाए हैं इसके खनन के माध्यम से। तो हमें अभी जो जानकारी मिली है वो ज्वालामुखी से हमें लगभग 60 किलोमीटर अंदर से उद्गार निकलता है, जो मलबा निकलता है, उसे हम जानकारी लेते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ज्वालामुखी ज्यादा अंदर तक नहीं पहुंच पाई है, भूकंप हमें इसमें सफलता मिली है। ड्रिलिंग आपने देख ही लिया, 12 किलोमीटर से ज्यादा अंदर गया नहीं है। खनन भी वही है, 4-5 किलोमीटर अंदर गई है। यानी कि प्राकृतिक रूप से हमें जो प्रत्यक्ष रूप से जो सबसे बेस्ट प्रमाण है वो भूकंप से हमें जो आंतरिक संरचना के बारे में पता चला है। तो इस आधार पे हम आगे इसका देखते हैं कि कैसे और कौन कौन सी टाइप की जो अप्रत्यक्ष रूप में भी हम देख लेते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से है जो हमें ये जानकारी मिली है, और अप्रत्यक्ष रूप से क्या क्या है, हम अनुमान लगाते हैं ऐसे कि अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो उसमें यही है कि आप अगर किसी भी वस्तु का अगर घनत्व ज्यादा होगा तो उसके अंदर में वजन ज्यादा होगी, और जब वजन ज्यादा होगा तो वो किसी चीज पे दबाव ज्यादा बनाएगा, यानी प्रेशर, और जो प्रेशर ज्यादा बनाएगा उससे ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी ये 3 चीजें हुई हमारे पास। पहला होगा घनत्व यानी वॉल्यूम, घनत्व। उसके बाद आता है घनत्व ज्यादा होगा तो इसका दाब यानी प्रेशर, दाब भी बढ़ेगा, और दाब जब बढ़ेगा तो इसके अंदर में टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, यानी कि तापमान बढ़ जाएगा, यानी ताप बढ़ जाएगा। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हमें ये पता चला। अब इससे हमें क्या पता चलेगा, जैसे घनत्व हम बोलते हैं, अगर किसी चीज का घनत्व का सेंस ये है कि ज्यादा मतलब दाब बढ़ाएगा, और वो दाब के साथ साथ इसकी वजह से और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी भाग जैसे नीचे हम आते हैं, अगर 32 मीटर अगर हम नीचे आते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर ऊपर जाता है। अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अगर हम 32 मीटर अगर नीचे जाते हैं तो वो 1 डिग्री टेम्परेचर का
मतलब बढ़ोतरी होता है। इस हिसाब से अगर हम देख लें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितनी है, लगभग 6300 कुछ, तो इसके अंदर में जाने पे टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, इस हिसाब से हम ये अनुमान लगाते हैं कि जिसे अगर ऊपर का भाग जैसे जैसे प्रेशर नीचे दे रहा है, दाब बढ़ रहा है, जिसके कारण अंदर का टेम्परेचर हाई है। तो अब हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लिए कि अप्रत्यक्ष रूप से घनत्व, दाब और ताप किस तरह से इसकी मदद करता है ये जानकारी जुटाने में कि हमारी आंतरिक भाग में किस प्रकार का बनावट है। दूसरा, प्रत्यक्ष रूप से जो हमने इसे कुछ लोग प्राकृतिक और इसके अप्राकृतिक भी बोलते हैं। प्राकृतिक, ये प्राकृतिक है और ये अप्राकृतिक, हालांकि अप्राकृतिक ये भी है, इसलिए हमने अप्रत्यक्ष लिखाई। अप्रत्यक्ष रूप से हम सिर्फ अनुभव कर रहे हैं कि हाँ अंदर में ऐसा होता होगा। और ये इसके स्ट्रक्चर के साथ साथ अब हम इसके जानकारी ले लेते हैं कि भूप्रपटी बनावट कैसी है, भूप्रपटी में क्या क्या होता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। भूप्रपटी अगर हम परिभाषित करें तो भूप्रपटी पृथ्वी के बाहरी परत की वह संरचना है जिसमें हमें दो चीजें, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, इसलिए सियाल भी बोलते हैं, सियाल, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम की बहुलता मिलती है। और यह लगभग पृथ्वी का मतलब ये 0.5% से 1% तक का भाग है। 0.5 से 1% तक का ये भाग कवर करता है। साथ ही ऊपर से अगर हम आंतरिक भाग में आए तो यह लगभग 34 किलोमीटर की गहराई तक, 34 किलोमीटर की गहराई तक भूप्रपटी फैला हुआ है। साथ ही इस लेयर को, यानी कि इसके नाम, अन्य नाम जो है इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, इसका अन्य नाम है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर बोल सकते हैं, लेथोस्फीयर भी कई जगह पे मिलेगा आपको, तो अपने जो याद रहे लिथोस्फीयर इसे कहा जाता है। अब इसके अंदर में हमने इसकी जो घनत्व है, यानी आपको मैं घनत्व के लिए दिखाया, सेम आप देख लीजिए, जैसे इसकी जो घनत्व है, यानी हम इसमें 1 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के हिसाब से अगर हम निकालें, यानी कि ये इस हिसाब से अगर हम काट के निकालें, ये 1 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई अगर क्यूब का हम अगर निकालें इसमें, तो हम इसके वजन देख लेते हैं। इसका वजन होता है लगभग 2.7 से 3, आप याद कर लें 2.7, लगभग ये भी एग्जाम में आता है, 2.7 से लगभग 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी बाहरी यानी भूप्रपटी की संरचना की जो है इसका घनत्व है। सेम उसी तरह से हम प्रवार में आ जाते हैं, यानी कि मेंटल भाग में आ जाते हैं, और मेंटल भाग को हम इसमें बोलते हैं इसे सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, यानी इसे सीमा, इसे क्या अन्य नाम है, सीमा भी बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। सीमा क्यों बोलते हैं? सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम की बहुलता के कारण। और ये दोनों बेसाल्ट चट्टानों पे स्थित एक भूभाग है। साथ ही इसके अंदर में जो हम अन्य नाम इसका जो बता दें प्रवार का यानी मेंटल का, इसका अन्य नाम है पाइरोस्फीयर, पाइरोस्फीयर, और साथ ही इसे बोलते हैं व्हाइट ऑफ द अर्थ, व्हाइट ऑफ द अर्थ, व्हाइट ऑफ द अर्थ, इसे मेंटल भाग को कहते हैं। नीचे वाले भाग जिसका नाम है केंद्र, और केंद्र का नाम है निफे। निफे क्यों है? निकेल और फेरस के कारण, निकेल प्लस फेरस, यानी ये दो खनिज धातुओं के कारण इसका नाम निफे है। और इसमें जो घनत्व है सबसे अधिक है इसका, यानी 11 से लगभग 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यानी जिस तरह से हमने आपको ये निकाल के आपको दिखाया था कि क्यूब का शेप, यह 1 ग्राम, अगर आप 1 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में अगर हम क्षेत्र निकाल के अगर इसकी वेट करें तो लगभग 11 से 13 ग्राम का मिलेगा। साथ ही अब यह जान लेते हैं कि इस हिसाब से जो सर्वप्रथम स्वेस महोदय ने जो ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने भौगोलिक खगोलविद थे, खगोलिक
शास्त्र के अध्ययन रखने वाले, ये इन्होंने जो है इसके बारे में जो रेखाएं बीच में दिखी है आपको, है भूप्रपट्टी और जो मेंटल भाग है, ये डायरेक्ट शुरू नहीं हुआ, बीच में एक मतलब बोल सकते हैं कि एक लाइनिंग खींची गई है। अब ये काल्पनिक रूप से, क्योंकि आपको पता होगा कि जो पृथ्वी की संरचना है वो किस प्रकार की है, वह मतलब कई परतों से मिलकर बना है, जिसे हम समपर्तीय या बोल सकते हैं कि कई परतों से मिलकर बना है। उस तरह से इसके जो है हम नाम अन्य नाम देते हैं। तो अब इसके जो बीच का जो नाम है उसे हम लिखते हैं पहला भूप्रपट्टी और प्रवार, जो शुरू में सुरेश महोदय ने डिफाइन किया। उसके बाद एक महान वो ही खगोलविद आए और इन्होंने इसे बताया कि ये दोनों की लाइनें जो बीच में जो रुकावट यानी कि जो बीच की लाइनें हैं, इसे उन्होंने नाम दिया महो। ये नाम दिए महो। ये दोनों के लाइनें के बीच में खोज करने वाले थे महो, इसीलिए इन्होंने महो वैज्ञानिक का नाम है। दूसरा खगोलविद का नाम है। साथ में इसके दोनों लाइनिंग के बीच में यानी केंद्र और प्रवार के बीच की जो लाइन थी, इसको सबसे पहले जो जानकारी जिन्होंने दिया गुटेनबर्ग। ये सब आपको याद हो जाएगा, अभी आप कहानी के जैसे सुनते रहे सिर्फ। ये गुटेनबर्ग महोदय ने जो है इस दोनों लाइन के बीच के बारे में गणना किया। अब इसके बीच में भी लाइनें, जैसे अभी हमने भूप्रपट्टी, प्रवार और केंद्रक के बारे में बात की, तो इसके बीच में भी एक लाइनिंग खींची गई। वैज्ञानिक खगोलविद आए, उन्होंने भी देखा कि इसमें भी एक अलग बनावट है, यानी इन दोनों के बीच की भी एक लाइन काल्पनिक रूप से इन्होंने अध्ययन किया और बताया कि इसके बीच में भी एक लाइनिंग है। तो इस लाइनिंग के बीच का नाम क्या देंगे आप देख लीजिए। सबसे पहले तो यहां से जान लेते हैं कि ऊपरी भाग रहेगी भूप्रपट्टी में, ऊपरी भाग तो ऊपरी भूप्रपट्टी, नीचे रहेगी तो निचली भूप्रपट्टी। साथ में मेंटल में भी ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल। लेकिन केंद्रक में नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक तो केंद्रक है यानी आंतरिक केंद्र, मेन है तो केंद्र, आंतरिक केंद्र, और ऊपर में बाह्य केंद्र, यानी कि केंद्रक में सिर्फ नाम चेंज है, बाकी ऊपरी निचली आप दो हिस्सा कोई भी चीज को बांटेंगे तो ऐसे ही बांटेंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा बाह्य केंद्र और नीचे का हो जाएगा आंतरिक केंद्र बोल सकते हैं, या केंद्र ही रखने लीजिए, आंतरिक केंद्र लिखिए इसको। आइए मेंटल भाग में निचली मेंटल और ये ऊपरी मेंटल। यहां भी ऐसे ऊपरी भूप्रपट्टी और ये निचली या निचला भूप्रपट्टी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे अब कितने भाग हो गए? पहले तो 2 हुए थे, एक टोटल 3 भाग में बटे थे, और अभी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 भाग हो गए। अब इनका नाम भी आप बिल्कुल आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। ऊपरी और निचली भूप्रपट्टी, ऊपरी भूप्रपट्टी और निचली भूप्रपट्टी के जो खोज करने वाले थे उनका नाम था कोनार्ड। ठीक है, उसके बाद अब इसके दोनों की लाइनिंग के बीच की जो अंतराल, जो बनावट के हिसाब से इन्होंने अंतर जो बताया, कौन थे? कोनार्ड। ये भी एक खगोलविद थे, भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने खोज किया, तो इनके नाम पे ये रखा गया, इन्होंने खुद रखा। उत्तरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच की जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो बनाई गई, मतलब खींची गई एक रेखा है, इसके अंदर की जो बनावट के हिसाब से, तो इसे बोलते हैं हम रेपिटी। ये रेपिटी महोदय ने खोजा था, इसलिए इनके नाम पर रेपिटी। साथ ही बाह्य केंद्र और आंतरिक केंद्र, बाह्य केंद्र और आंतरिक केंद्र के जो बीच की लाइनिंग जो आपको दिख रही है, उसके खोजे थे लेहमैन ने इसे खोज किया था। तो आप देख लीजिए, याद हो जाएगा आपको। ऊपरी भूप्रपट्टी, निचली भूप्रपट्टी। सबसे पहले आपने 3 भाग बांटना है, 1 2 3। उसके महो और गुटेनबर्ग, ये दोनों नाम याद करना है। फिर उसके बाद इन दोनों को भी अलग अलग करना है। फिर ऊपर का याद रखना है कोनार्ड, नीचे सेंटर का हो गया रेपिटी, और नीचे का हो गया लेहमैन सॉरी। तो इसमें आपको आसान करने, और अभी आसान करने का एक तरीका है, आप नीचे से याद कर सकते हैं या ऊपर से, जैसे आपको सुविधा बुझाए। देखिए, मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं। इसका ट्रिक है काम रेगुलर ले। काम कैसे करना है? रेगुलर करना है, रेगुलर बेसिस पे काम करना है। जैसे क से हो गया आपका कोनार्ड, म से हो गया महो, उसके बाद रे से हो गया आपका रेपिटी, और गु से हो गया आपका गुलमर्ग, ले से हो गया ले। यानी काम रेगुलर लेना है।
काम जो है, पढ़ाई वाला जो काम है वो रेगुलर लेना है, कभी मिस नहीं करना है। तो ये आप इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो आंतरिक संरचना है उस हिसाब से इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो टोटल की बात करें हम, यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट कोने तक, तो 63 यानी 78 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर की पूरी त्रिज्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। साथ ही हम कोणार्क की बात करें, कोणार्क का लगभग 0 से लेके 30 किलोमीटर तक का दूरी आता है। मोहो क्या 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर का एरिया आता है। उसी प्रकार रेपिटी की बात करें तो यह 700 किलोमीटर, गुटेनबर्ग का 2900 किलोमीटर, उसके बाद लेमार्क, लेहमैन 5100 या 5150 किलोमीटर। लास्ट का है ये आपका केंद्र में, सेंटर में 6378 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपको मैंने इसकी आंतरिक और बाह्य संरचना के बारे में कुछ जानकारियां दी है। अब हम अगर इसकी बात करें कि ये जो भाग है भूप्रपट्टी पे, तो ऊपरी भूप्रपट्टी में पाए जाने वाला क्षेत्र में अगर हम यहाँ से यहाँ की दूरी की बात करें तो कई जगह पे अलग अलग है। क्यों है? कई जगह पे मैदानी भाग है, कई जगह पहाड़ी भाग है और कई जगह समुद्री भाग है। तो जहां समुद्र है, समुद्र कहने का सेंस क्या है, ये भूप्रपट्टी की ही भाग अगर धंस गया और इसमें पानी आ गया तो ये आपका महासागर या सागर का निर्माण करता है। भूप्रपट्टी में ही ये बना हुआ जो डेप्थ है, गहराई है, यही आपका समुद्र का एक रूप है। और ये जो उठा हुआ भाग है वो पहाड़ी भाग है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आंतरिक जो भाग ये जो दिख रहा है वो कम है और यहाँ वाली जो मोटाई है वो ज्यादा है। इसीलिए एवरेज औसतन जो है इसका गहराई हमारे यहाँ 30 किलोमीटर, या यहाँ पे हमने बताया था आपको कि भूप्रपट्टी का क्षेत्र लगभग 34 किलोमीटर तक का भाग पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका केंद्र के अंदर में पाए जाने वाले पदार्थों और इसके बनावट के हिसाब से ये हमने आपको बताया है। और इसे जो है याद करना बिल्कुल आसान है। फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। ये हमारा ऊपरी भाग है भूप्रपट्टी, नीचे के बीच का सेंटर है मेंटल और नीचे का केंद्र। उसके साथ साथ इसकी भूप्रपट्टी के दो भाग किया गया है, ऊपरी भूप्रपट्टी, निचली भूप्रपट्टी। मेंटल का दो भाग, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, और नीचे केंद्र का बाह्य केंद्र, आंतरिक केंद्र। इस हिसाब से हमारी जो कोनार्ड जो लाइनिंग जो खींची गई है, इन दोनों के बीच की एक जो अपर बोल सकते हैं कि जो परतें बनी है उसके बीच में ये कोनार्ड ने महोदय ने इसकी खोज की थी, इसीलिए कोनार्ड के नाम पे है। इसकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर की है। निचली भूप्रपट्टी और ऊपरी मेंटल के बीच की लाइनिंग के महो बोलते हैं, यह 200 किलोमीटर का है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच की जो लाइनिंग है रेपिटी, महोदय ने ढूंढा था इसलिए रेपिटी, और इसे 700 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद निचली मेंटल और बाह्य केंद्र के बीच की जो है गुटेनबर्ग ने खोजा था, ये 2900 किलोमीटर के दायरा कवर करता है। साथ में बाह्य केंद्र और आंतरिक केंद्र के बीच की जो लाइनिंग है लेहमैन ने खींचा है, इसको बताया है, इसलिए इसमें लेहमैन का नाम आता है। और यह 51 किलोमीटर का बीच का है। और लास्ट में जो आता है हमारा सेंटर, जो कि पृथ्वी के बाहरी सेंटर से लेके आंतरिक केंद्र तक, ये जो 6378 का त्रिज्या कवर करता है। साथ ही ये हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। बाकी जो है मैं अभी नेक्स्ट सेशन आपको मैं लूंगा जो भूकंपीय केंद्र और भूकंप कैसे आता है इसके बारे में। तो धन्यवाद हमारे सेशन को सुनने के लिए।